भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 371 जो अभियुक्त के मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर प्रक्रिया प्रोसीजर ऑन एक्यूज्ड अपीयरिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट से संबंधित है। धारा 371 अभियुक्त के मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर प्रक्रिया। यह धारा उस प्रक्रिया को बताती है जब किसी अभियुक्त जिसकी मानसिक स्थिति के कारण पहले कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी को फिर से मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने लाया जाता है। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त की मानसिक क्षमता का लगातार आकलन किया जाए ताकि न्यायपूर्ण कार्यवाही हो सके। 1. यदि जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या फिर से लाया जाता है, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे अपना बचाव करने में सक्षम मानता है तो जांच या विचारण आगे बढ़ेगा। सरल शब्दों में, जब कोई आरोपी जिसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के कारण रोक दिया गया था दोबारा कोर्ट में आता है, या तो खुद या लाया जाता है, और मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि अब वह अपना बचाव करने के लिए सक्षम है, तो जांच या मुकदमा ट्रायल फिर से शुरू हो जाएगा और सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगा। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि जैसे ही अभियुक्त कानूनी कार्यवाही में भाग लेने के लिए फिट हो जाए, न्याय प्रक्रिया बिना किसी अनुचित देरी के फिर से शुरू हो जाए। 2. यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय अभियुक्त को अभी भी अपना बचाव करने में असमर्थ मानता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, धारा 367 या धारा 308 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा। और यदि अभियुक्त को विकृत चित्त का पाया जाता है और परिणाम स्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ, तो ऐसे अभियुक्त के साथ धारा 359 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। सरल शब्दों में, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है कि आरोपी अभी भी अपना बचाव करने के लिए अक्षम है, तो वे धारा 360 जांच के दौरान मानसिक अस्वस्थता या धारा 368 ट्रायल के दौरान मानसिक अस्वस्थता के नियमों का पालन करेंगे। इसका मतलब है कि उसे फिर से मेडिकल जांच के लिए भेजा जा सकता है। और अगर यह पुष्टि हो जाती है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अपना बचाव नहीं कर सकता, तो उसके साथ धारा 359 विकृत चित्त के व्यक्ति की रिहाई और देखभाल में बताए गए तरीके से व्यवहार किया जाएगा। इसमें जमानत पर रिहाई, विशेष संस्थान में भेजना या उचित देखभाल सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति की निरंतर निगरानी की जाए और यदि वह अभी भी अक्षम है तो उसे उचित चिकित्सा देखभाल और कानूनी सुरक्षा मिले, न कि उसे अक्षमता की स्थिति में मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाए। इस धारा का समग्र महत्व, न्यायिक निरंतरता और अनुकूलनशीलता। यह धारा न्यायिक प्रणाली को अभियुक्त की बदलती मानसिक स्थिति के अनुसार अनुकूलन करने की अनुमति देती है, जिससे कार्यवाही की निरंतरता और निष्पक्षता बनी रहे। अधिकारों का संरक्षण यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति पर तब तक मुकदमा न चले जब तक वह अपनी मानसिक क्षमता के कारण खुद का प्रभावी ढंग से बचाव करने में सक्षम न हो। मानवीय दृष्टिकोण यह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के प्रति न्याय प्रणाली के मानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें उचित देखभाल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा मिले। प्रक्रियात्मक स्पष्टता यह मजिस्ट्रेटों और न्यायालयों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में कैसे कार्य करें। संक्षेप में, धारा 371 यह प्रावधान करती है कि जब कोई अभियुक्त जिसकी मानसिक स्थिति के कारण कार्यवाही स्थगित की गई थी फिर से न्यायालय के समक्ष आता है तो न्यायालय उसकी मानसिक क्षमता का आकलन करेगा। यदि वह बचाव करने में सक्षम पाया जाता है तो जांच या विचारण आगे बढ़ेगा। यदि वह अभी भी अक्षम पाया जाता है तो न्यायालय धारा 367, 368 और 359 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा, जिसमें आगे की चिकित्सा जांच और उचित देखभाल शामिल है। बटाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 372
जो जब अभियुक्त स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है, when accused appears to have been of sound mind, से संबंधित है। Here is अडिंडी धारा 372। जब अभियुक्त स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है, यह धारा एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थिति को संबोधित करती है। जब कोई व्यक्ति वर्तमान में तो मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होता है, लेकिन यह संदेह होता है कि उसने अपराध करते समय अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण वह कार्य किया था। यह धारा बताती है कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट उसके समक्ष दिए गए साक्ष्य से संतुष्ट है कि यह मानने का कारण है कि अभियुक्त ने एक ऐसा कार्य किया है जो यदि वह स्वस्थ चित्त का होता तो एक अपराध होता, और यह कि वह जिस समय वह कार्य किया गया था विकृत चित्त के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या यह जानने में असमर्थ था कि वह गलत या कानून के विपरीत था, तो मजिस्ट्रेट मामले को आगे बढ़ाएगा। और यदि अभियुक्त को सत्र न्यायालय द्वारा विचारित किया जाना चाहिए तो उसे सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ वर्तमान स्थिति, जब आरोपी अभी जांच या ट्रायल के समय मानसिक रूप से ठीक स्वस्थ चित्त का लग रहा है। ओ मजिस्ट्रेट की संतुष्टि और विश्वास, लेकिन मजिस्ट्रेट को सबूतों के आधार पर यह मानने का कारण मिलता है कि वाट आरोपी ने कोई ऐसा काम किया है जो अगर वह मानसिक रूप से ठीक होता तो अपराध कहलाता, यानी उसने अपराध वाला कार्य तो किया है। 2 और सबसे महत्वपूर्ण, जिस समय उसने वह कार्य किया था उस समय वह अपनी मानसिक अस्वस्थता विकृत चित्त के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या यह जानने में असमर्थ था कि वह कार्य गलत था, रॉन्ग, या कानून के विपरीत था, कॉन्ट्रेरी टू लॉ। यह स्थिति भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 चित्त विकृति के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्ति के तहत बचाव के समान है। ओ मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 1 मजिस्ट्रेट मामले को आगे बढ़ाएगा, प्रोसीड विद द केस, यानी मामला खत्म नहीं होगा, उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। 2 और यदि यह अपराध इतना गंभीर है कि इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा की जानी चाहिए, जैसे हत्या, डकैती आदि, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सत्र न्यायालय में सुपुर्द जज कमिट कर देगा ताकि वहां मुकदमा चल सके। महत्व ओ यह धारा अपराध करते समय की मानसिक स्थिति और वर्तमान मानसिक स्थिति के बीच अंतर करती है। ओ यह स्पष्ट करती है कि यदि आरोपी ने अपराध किया है लेकिन अपराध के समय वह अपनी मानसिक स्थिति के कारण उस कार्य की प्रकृति या गलतता को नहीं समझ पा रहा था तो भी मामला खत्म नहीं होगा। ओ इसके बजाय मामले को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी धारा 25 मानसिक अस्वस्थता के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्ति के तहत बचाव का हकदार है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में मेनस रिया आपराधिक इरादा के सिद्धांत से जुड़ा है। ओ यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे गंभीर मामलों में अंतिम निर्णय एक उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा किया जाए। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति अ ने किसी पर हमला किया और उसे गंभीर चोट पहुंचाई। जब अ को पकड़ा गया और जांच हुई तो वह मानसिक रूप से ठीक लग रहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने सबूत पेश किए गए जैसे परिवार का बयान, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, जिनसे यह मानने का कारण मिलता है कि जब अ ने हमला किया था तब वह गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार था और यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसका कार्य गलत है। ऐसी स्थिति में धारा 352 के तहत मजिस्ट्रेट आ के खिलाफ मामला खत्म नहीं करेगा। इसके बजाय वह मामले को आगे बढ़ाएगा और यदि गंभीर चोट पहुंचाना सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है तो उसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर देगा ताकि सत्र न्यायालय यह तय कर सके कि अ ने मानसिक अस्वस्थता के कारण अपराध किया था या नहीं। संक्षेप में धारा 372 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई अभियुक्त जांच या विचारण के समय मानसिक रूप से स्वस्थ प्रतीत होता है
लेकिन मजिस्ट्रेट को सबूतों से यह मानने का कारण मिलता है कि उसने अपराध के समय अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण कार्य की प्रकृति या गलतता को नहीं समझा था, तो मजिस्ट्रेट मामले को आगे बढ़ाएगा और यदि आवश्यक हो तो उसे सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द करेगा। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध करते समय मानसिक अस्वस्थता के बचाव का उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत परीक्षण किया जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 373, जो विकृत चित्त के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय, जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से संबंधित है। धारा 373, विकृत चित्त के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब किसी व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया जाता है कि उसने अपराध करते समय मानसिक अस्वस्थता के कारण वह कार्य किया था। यह धारा विशेष रूप से बताती है कि ऐसे बरी के फैसले में क्या लिखा जाना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को इस आधार पर बरी किया जाता है कि जिस समय उस पर अपराध करने का आरोप है वह विकृत चित्त के कारण कथित अपराध का गठन करने वाले कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, या यह जानने में असमर्थ था कि वह गलत या कानून के विपरीत था, तो निर्णय में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि क्या उसने वह कार्य किया था या नहीं। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब लागू होता है? जब किसी व्यक्ति को कोर्ट बरी एक्विटेड कर देता है। ओ किस आधार पर बरी किया जाता है? इस आधार पर कि जिस समय उसने कथित अपराध किया था उस समय वह विकृत चित्त, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था जो अपराध बन रहा था, या वह यह नहीं जान पा रहा था कि वह कार्य गलत है या वह कार्य कानून के खिलाफ है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के तहत चित्त विकृति के कारण आपराधिक दायित्व से मुक्ति का बचाव है। ओ निर्णय में क्या लिखा जाएगा? जब कोर्ट ऐसा बरी करने का फैसला सुनाएगा तो उस फैसले जजमेंट में साफ साफ स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि क्या आरोपी ने वह कार्य एक्ट किया था या नहीं। महत्व: ओ यह धारा दोष मुक्ति, एक्विटल और दोष सिद्धि, कन्विक्शन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करती है जब मानसिक अस्वस्थता का बचाव लिया जाता है। ओ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानसिक अस्वस्थता के कारण दोष मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति ने वह कार्य नहीं किया था। इसका मतलब सिर्फ यह है कि कार्य करते समय उसका आपराधिक इरादा मेंस एरिया नहीं था, क्योंकि वह अपनी मानसिक स्थिति के कारण सही या गलत को नहीं समझ पा रहा था। ओ इसलिए फैसले में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है कि क्या आरोपी ने वास्तव में वह शारीरिक कार्य किया था, भले ही उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया हो। यह भविष्य की कानूनी कार्रवाइयों जैसे हिरासत या उपचार के आदेश के लिए महत्वपूर्ण है। ओ यह अदालतों को अपने निष्कर्षों में सटीक होने के लिए बाध्य करती है। उदाहरण: एक व्यक्ति एक्स पर हत्या का आरोप है। ट्रायल के दौरान एक्स का वकील यह बचाव करता है कि अपराध करते समय एक्स मानसिक रूप से इतना अस्वस्थ था कि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसका कार्य गलत है। सबूत और चिकित्सा राय के आधार पर अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि एक्स ने वास्तव में शारीरिक कार्य जैसे गोली चलाना किया था, लेकिन अपराध के समय उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह अपने कृत्य की प्रकृति या उसके गलत होने को नहीं जानता था। इस मामले में अदालत एक्स को धारा 25 के तहत दोष मुक्त करेगी क्योंकि उसका आपराधिक इरादा नहीं था, लेकिन धारा 373 के अनुसार अदालत को अपने बरी के फैसले में स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि अभियुक्त एक्स ने वह कार्य, गोली चलाने का कार्य किया था, भले ही उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया हो। संक्षेप में, धारा 373 यह सुनिश्चित करती है कि जब किसी व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किया जाता है क्योंकि वह अपराध करते समय कार्य की प्रकृति या उसके गलत होने को नहीं समझ पा रहा था, तो न्यायालय को अपने फैसले में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में वह कार्य किया था जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। यह मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोष मुक्ति को स्पष्ट करती है, जिससे यह पता चलता है
कि कार्य तो हुआ था, लेकिन आपराधिक इरादे की कमी थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 374, जो विकृत चित्त के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करना, पर्सन एक्विटेड ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी, से संबंधित है। धारा 374, विकृत चित्त के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करना। यह धारा उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जब किसी व्यक्ति को धारा 373 के तहत मानसिक अस्वस्थता के कारण बरी कर दिया जाता है, लेकिन यह पाया जाता है कि उसने वास्तव में वह कार्य किया था जो अन्यथा एक अपराध होता। इसका उद्देश्य समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उस व्यक्ति की उचित देखभाल करना है। एक, जब भी निष्कर्ष यह बताता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कथित कार्य किया है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय जिसके समक्ष विचारण हुआ है, यदि ऐसा कार्य पाई गई अक्षमता के अभाव में एक अपराध का गठन करता, तो सरल शब्दों में यह खंड धारा 373 के निष्कर्ष से आगे बढ़ता है। यदि कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ओ आरोपी ने वास्तव में वह काम किया है जिसका आरोप उस पर था, और अगर वह मानसिक रूप से ठीक होता तो वह काम एक अपराध होता, यानी वह कार्य अपने आप में आपराधिक प्रकृति का था। तो कोर्ट के पास दो विकल्प होंगे। ए, ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में ऐसे स्थान और तरीके से निरुद्ध करने का आदेश देगा जैसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उचित समझे, या ओ अर्थ, कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को किसी सुरक्षित जगह पर हिरासत में रखा जाए और वह जगह और तरीका कोर्ट तय करेगा। यह आमतौर पर एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होता है। बी, ऐसे व्यक्ति को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा। ओ अर्थ, या कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या दोस्त को सौंप दिया जाए। महत्व, यह सुरक्षा और मानवीय देखभाल के बीच संतुलन स्थापित करता है। व्यक्ति ने कार्य किया है, इसलिए समाज की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसे जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह अपने कृत्य के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं था। 2, उपधारा फीड के खंड ए के अधीन अभियुक्त को किसी सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में निरुद्ध करने का कोई आदेश मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर कोर्ट आरोपी को किसी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में रखने का आदेश देता है विकल्प ए के तहत, तो यह आदेश मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए ही दिया जाएगा। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें उस विशेष कानून के प्रावधानों के अनुसार ही रखा जाए। अभियुक्त को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का कोई आदेश उपधारा 8 के खंड बी के अधीन ऐसे रिश्तेदार या मित्र के आवेदन पर ही और उसके द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायालय की संतुष्टि के लिए सुरक्षा दिए जाने पर ही दिया जाएगा कि सौंपा गया व्यक्ति। सरल शब्दों में, अगर कोर्ट आरोपी को किसी रिश्तेदार या दोस्त को सौंपने का आदेश देता है विकल्प NB के तहत, तो यह आदेश तभी दिया जाएगा जब रिश्तेदार या दोस्त खुद आवेदन करें और वे मजिस्ट्रेट या कोर्ट को संतोषजनक सुरक्षा गारंटी दें कि वे ए, उसकी ठीक से देखभाल करेंगे और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने से रोकेंगे। ओ अर्थ, वे व्यक्ति की देखभाल करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। बी, ऐसे अधिकारी के निरीक्षण के लिए और ऐसे समय और स्थानों पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे। ओ अर्थ, वे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर पेश करेंगे। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि जब व्यक्ति को परिवार को सौंपा जाता है तो उसकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो और राज्य उस पर कुछ हद तक निगरानी रख सके।
4. मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा 8 के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट या कोर्ट को यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी होगी कि उन्होंने उपधारा 1 के तहत क्या कार्रवाई की है, या तो व्यक्ति को हिरासत में रखा है या रिश्तेदार को सौंपा है। महत्व: यह राज्य सरकार को ऐसे मामलों का रिकॉर्ड रखने और आवश्यक निगरानी रखने में मदद करता है। इस धारा का समग्र महत्व: समाज और व्यक्ति की सुरक्षा। यह धारा समाज को ऐसे व्यक्तियों से संभावित खतरे से बचाती है जिन्होंने अपराध का कार्य किया है, भले ही वे अपनी मानसिक स्थिति के कारण दोषी न ठहराए जा सके। साथ ही यह व्यक्ति की अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। पुनर्वास और देखभाल: यह सुनिश्चित करती है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उचित देखभाल, उपचार और यदि संभव हो तो पुनर्वास मिले, बजाय इसके कि उसे सीधे आपराधिक न्याय प्रणाली में फंसाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के साथ सामंजस्य: यह प्रावधान करके कि हिरासत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के नियमों के अनुसार होगी, यह मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। पारिवारिक समर्थन: यह परिवार को देखभाल की जिम्मेदारी लेने का अवसर देती है, बशर्ते वे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। राज्य की निगरानी: यह राज्य सरकार को ऐसे मामलों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि उचित देखभाल दी जा रही है। संक्षेप में, धारा 374 यह प्रावधान करती है कि जब किसी व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किया जाता है, लेकिन यह पाया जाता है कि उसने अपराध का कार्य किया था, तो न्यायालय उसे या तो सुरक्षित अभिरक्षा में, आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के नियमों के तहत निरुद्ध करने का आदेश देगा, या उसे किसी रिश्तेदार या दोस्त को सौंप देगा। रिश्तेदार दोस्त को व्यक्ति की देखभाल करने और उसे नुकसान पहुंचाने से रोकने की सुरक्षा देनी होगी और उसे राज्य सरकार द्वारा निर्देशित निरीक्षण के लिए पेश करना होगा। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 375, जो राज्य सरकार की प्रभारी अधिकारी को उन्मोचित करने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज टू डिस्चार्ज, से संबंधित है। धारा 355 राज्य सरकार की प्रभारी अधिकारी को उन्मोचित करने की शक्ति। यह धारा राज्य सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल के प्रभारी अधिकारी को कुछ शक्तियां प्रदान करने का अधिकार देती है, जो सामान्यतः महानिरीक्षक कारागार, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के पास होती हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और प्रशासन को अधिक लचीला बनाना है। राज्य सरकार उस जेल के प्रभारी अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा 319 या धारा 376 के प्रावधानों के अधीन परिरुद्ध है, धारा 336 या धारा 377 के अधीन कारागार महानिरीक्षक के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए सशक्त कर सकती है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ राज्य सरकार की शक्ति, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है। ओ किसे सशक्त करना? जेल के प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल को। ओ कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति जो धारा 368 जांच या विचारण लंबित रहने के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हिरासत देखभाल, या धारा 344 मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किए गए व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के तहत जेल में है। ओ कौन से कार्य सौंपना? कारागार महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के उन सभी या किसी भी कार्य को करने की शक्ति जो धारा 376 या 377 के तहत आते हैं। अध्याय संदर्भ: ओ धारा 389 मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को जमानत न मिलने या उपयुक्त वचन न दिए जाने पर हिरासत में रखने का प्रावधान। ओ धारा 374 मानसिक अस्वस्थता के कारण बरी किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का प्रावधान। ओ धारा 376 और 377 जो अगली धाराएं होंगी। ये धाराएं आमतौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हिरासत, रिहाई और राज्य सरकार के पर्यवेक्षण से संबंधित महानिरीक्षक कारागार की भूमिका और शक्तियों को परिभाषित करती हैं। महत्व: ओ प्रशासनिक सुविधा।
यह राज्य सरकार को प्रशासनिक दक्षता के लिए महानिरीक्षक, कारागार पर बोझ कम करने और कुछ कार्यों को स्थानीय स्तर पर जेल के प्रभारी अधिकारी को सौंपने की अनुमति देती है। ओ त्वरित कार्रवाई। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारी द्वारा निर्णय लेने से प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों से संबंधित मामलों में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। ओ लचीलापन। यह कानूनी ढांचे में लचीलापन प्रदान करता है ताकि प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन किया जा सके। संक्षेप में, धारा 375 राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह उस जेल के प्रभारी अधिकारी को जिसमें कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति धारा 359 या 374 के तहत बंद है, धारा 376 या 377 के तहत महानिरीक्षक कारागार द्वारा किए जाने वाले कुछ या सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत कर सके।